मैं अमूमन ऐसे लोगों को इस मंच पे लेके आता हूं जो समाज में गिलहरी जैसी भूमिका निभा रहे हैं। आज मैं जिनको आपसे मिला रहा हूं वो ओखलकांडा के डालकनिया ब्लॉक के जीजीआईसी में एक शिक्षक हैं। लेकिन आप सोचिए, ओखलकांडा भीमताल का सबसे पिछड़ा ब्लॉक है, लेकिन उन्होंने 2004 से अपने घर को एक निशुल्क कोचिंग सेंटर में तब्दील कर दिया। आप यकीन मानेंगे, अब तक उनकी निशुल्क कोचिंग से पढ़ के 600 से ज्यादा बच्चे सेना में शामिल हो चुके हैं और 150 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में जा चुके हैं। ऐसे लोग उत्तराखंड में बहुतायात हैं। जरूरत है उन्हें समाज और देश के सामने लाने की। मैं बार बार कहता हूं, उत्तराखंड अच्छाइयों से भरा हुआ है। बस उन अच्छाइयों को पहचानने की जरूरत है, उन लोगों को सही मंच पे लाने की जरूरत है। और यही बीड़ा जो है, मैं कहूंगा, देवभूमि डायलॉग ने उठाया है। मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं उनका नाम है मुरली मनोहर भट्ट जी, जो एक बहुत शानदार काम कर रहे हैं ओखलकांडा जैसे पिछड़े ब्लॉक में। भट्ट जी, बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत बधाई। बताइए, कब आपके मन में आया कि आपको बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें निशुल्क कोचिंग भी देनी चाहिए? धन्यवाद सर। जब मैं 2004 में मैंने हाई स्कूल किया तो हमारे गांव क्षेत्र, हमारे आसपास के क्षेत्र में बच्चे हाई स्कूल नहीं होते थे। तो जी। उसके बाद मैंने अपने बड़े भैया श्री केशव दत्त भट्ट जी, जो सैनिक हैं और अभी एक्स आर्मी हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने कहा आप ऐसा करो, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको निःशुल्क कोचिंग कराओ। और हम्म। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री चंद्रमणि भट्ट जी भी एक समाज सेवी थे और उनका भी एक उद्देश्य था कि हम लोग समाज के लिए कुछ नया करें। तो इस क्षेत्र में थोड़ा-सा शिक्षा के क्षेत्र से कुछ लोग तो आगे निकले थे, लेकिन उनका वो यहाँ से पलायन कर चुके थे। तो मैंने सोचा मैं अपने गाँव में ही रहकर, पहले मैं हाई स्कूल के बच्चों को कोचिंग कराता था। 1 से लेकर 12 तक के जो बच्चे मेरे पास आते थे, मैं उनको निःशुल्क कोचिंग कराता था। मैं सोचता था ये जी। बच्चे अगर हाई स्कूल और इंटर हो जाएँगे तो कहीं न कहीं आगे फिर इनकी राह खुलेगी। तो धीरे-धीरे मैंने जब पहले एकेडमिक पढ़ाना शुरू किया, बाद में मुझे लगा कि हमारे क्षेत्र में बच्चे सेना में जाना चाहते हैं। और सेना में किस लिए जाते हैं, एक तो शौक भी था उनका, दूसरा कुछ ऐसे साधन थे कि बच्चे जो सिविल से या अन्य तैयारियों के लिए बाहर नहीं जा सकते थे, तो वो चाहते थे कि हम सेना में जाएँगे तो जल्दी से नौकरी मिल जाएगी और हमारे आर्थिक उपार्जन के साधन बढ़ जाएँगे, तो इस वजह से हम आगे निकल जाएँगे। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं बच्चों को सेना में ही तैयारी कराऊँगा। क्यों ये भी मैं आपको बताऊँ भट्ट जी, ये भी उद्देश्य मैंने इसलिए समझा, मैंने सोचा हम बच्चों को बड़ी तैयारी के लिए, सिविल सेवा के लिए सोचते हैं, तो बच्चे शायद हो सके उनके पास इतना धैर्य रहे या न रहे, फिर थोड़ा लंबा समय चाहिए। तो मैंने सेना में जाने के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू कर दी। मैं बच्चों को जी। फिजिकल परीक्षा भी कराता था पहले, फिर रिटन की तैयारी कराता था। तो धीरे-धीरे बच्चे पहले 1 निकला, 2 निकले, 3 निकले, कई बैचों में मेरे क्या कहते हैं 50-50 बच्चे भी निकले। फिर मैं भी पढ़ाई के लिए हल्द्वानी था और इसी जीआईसी डालकन्या में, जिसमें अभी मैं सरकारी अध्यापक हूँ, इस जीआईसी डालकन्या में मैंने पीटीए शिक्षक के रूप में पढ़ाया। उस समय हमारे जी। पीटीए शिक्षक के रूप में मुझे ₹800 मानदेय मिलता था, वो भी मैं बच्चों की फीस में दे देता था। मैं सोचता था कि चलो बच्चों की फीस दे दी जाए, गरीब बच्चे होते थे। तो कहीं न कहीं मुझे भी एक नया उत्साह मिला अंदर से कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूँ। तो धीरे-धीरे मेरा जो है, ये जो निःशुल्क कोचिंग सेंटर है, मैंने उसको अपने पिताजी के नाम से, स्वर्गीय श्री मणि भट्ट निःशुल्क कोचिंग सेंटर एवं परामर्श केंद्र के नाम से उसको बनाया। उसमें मेरे बड़े भाई साहब श्री केशव दत्त भट्ट जी का बड़ा योगदान रहा। तो धीरे-धीरे उसको हमने आगे बढ़ाया, बच्चे आते रहे, तो बच्चों का चयन सेना में होते गया। तो धीरे-धीरे आज ये बट हुआ आप कि मुझे बताइए, 2004 से कैसे लेकर कैसे आप मैनेज करते थे? एक तरफ स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, दूसरी तरफ उनको कोचिंग कराना निःशुल्क, कैसे कर पा रहे थे ये? सर क्या बताऊँ आपको, मैं विद्यालय में, जिस विद्यालय में मैं हूँ, उस विद्यालय में भी मैंने काफ़ी संघर्ष किया है। क्योंकि वहाँ भी संसाधनों का अभाव था। मैं वहाँ पर विद्यालय में भी, चाहे वो रविवार मिले, चाहे छुट्टी मिले, मैं वहाँ पर भी आज भी अतिरिक्त कक्षाएँ लगाता हूँ। कभी अगर हमारे क्षेत्र में, मैं विद्यालय में उसी निष्ठा से काम करता हूँ, क्योंकि विद्यालय में जिस वजह से अगर आज मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, अच्छा अगर मैंने परामर्श केंद्र बना रखा है और अच्छे अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना रहा हूँ, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण मेरा विद्यालय है, जहाँ से मेरी रोज़ी-रोटी चल रही है। और मैं सोचता हूँ कि जितना मुझे तनख्वाह मिल रही है, जो मुझे मिल रहा है, मैं उसका अधिक से अधिक कार्य अपने विद्यालय के लिए करूँ। अब विद्यालय से अजय उस समय मुझे टाइम, मैं सरकारी सेवा में 2016 में आया। उससे पहले मैं क्या करता था, पीटीए शिक्षक के रूप में पढ़ाता था और अपना अध्ययन भी करता था। अब मुझे समय कब मिलता था, आप जानकर आपको थोड़ा-सा आश्चर्य होगा भट्ट जी इस पे।
मैं सुबह 3 बजे उठता था। 3 बजे उठने के बाद 4 बजे से मेरा बैच शुरू होता था। 4 बजे से 8 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाता था। और शाम को जब स्कूल से आ जाता था फिर 6 बजे से शुरू करता था 11 बजे तक। मेरी जो सोने मैं आज भी सोता हूँ मात्र 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोता हूँ, क्योंकि अभी सरकारी सेवा है। विद्यालय में जाना है तो विद्यालय में भी मेहनत करनी है बच्चों के साथ। जब बच्चों के साथ मेहनत करेंगे तब हमें कुछ आगे हमें भी लगेगा कि यार हमें जो जो चीज मिली है उसका हमने सदुपयोग किया, तब हमारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। मान लिया मुझे आज तनख्वाह मिल रही है, मैं स्कूल में काम नहीं करूंगा तो मुझे वो फिर कैसा लगेगा कि यार मैं तो आज ऐसे ही रहा, और वो बिल्कुल। पैसा अच्छा भी नहीं ले, लगता है। तो लेकिन मैं भट्ट क्या जी, करता हूँ घर आपने आके। आपने आपने तो कमाल कर दिया साहब। आपने अपने जीवन खपा दिया। अगर 600 बच्चे आपकी निशुल्क कोचिंग से आज भारतीय फौज में सेवा दे रहे हैं, आपने 600 बच्चों का भविष्य बनाया है। 150 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में चले गए हैं, उनका भविष्य बनाया है। ये तो सबसे बड़ा परोपकार है समाज के लिए। सर ये मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री चंद्रमणि भट्ट जी का मेरे पे आशीर्वाद है, और मेरे बड़े भाई जिनके पास जो सेना में गए थे उनको मात्र 8 हजार की तनख्वाह मिलती थी। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था, उन्होंने हमें समाज सेवा के लिए प्रेरित किया और कहा कि आपको आगे निकलना है, समाज में सेवा भी करनी है। और सर ये आप लोगों का ही आशीर्वाद रहा होगा, मैंने एक नई ऊर्जा मिलती है। आज भी मैं शाम अब दिन में स्कूल जाता हूँ तो शाम को ही समय मिल पाता है, जो आसपास के मैं सेना में ही तैयारी नहीं कराता सर। प्राइवेट नौकरी में कोई कहीं जाए, चाहे मेरे पास कोई नवोदय की तैयारी करने के लिए छोटे बच्चे आ रहे हों या कोई बड़े बच्चे आ रहे हों, मैं एकेडमिक भी पढ़ाता हूँ। और सेना में तो यही समूह इत्यादि के लिए तैयारी भी कराता हूँ, और हिंदी क्षेत्र के लिए नेट इत्यादि यूसेट के लिए भी तैयारी कराता हूँ बच्चों को। तो जितना मेरे से हो पाता है कि उतना कार्य करो जिससे अपने आत्मा को शांति मिले और ये लगे कि यार हमने कुछ परोपकार किया है। ऐसा नहीं कि हम जीवन में आए आपके हैं आपके और स्कूल आए में हाड़ कितने मांग के बच्चे काम हैं में। अभी? सर हमारे विद्यालय में भी 160 के आसपास बच्चे हैं सर। 160 बच्चे हैं। तो जी अभी सर। आप तो जानते हैं कि ओखलकांडा एक बहुत पिछड़ा ब्लॉक है, और वहां पर इस तरह की सोच को सामने लाना और युवाओं के भविष्य को मार्गदर्शन करना, उनको रास्ता दिखाना, ये कोई छोटा काम नहीं है भट्ट जी। आप सच में एक बहुत बड़े आदर्श है हमारे उत्तराखंड के लिए। और आगे क्या सोचा है आपने, इसको कंटिन्यू करेंगे? जी सर, मैं आपकी एक बात को काटूंगा, इसको आप बुरा मत मानना। सबसे पहले तो मैं ये मानूंगा कि ओखलकांडा ब्लॉक बैकवर्ड है ही नहीं, इसलिए पिछड़ा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से एक से एक अधिकारी, एक से एक कर्मचारी यहाँ से निकले हैं बड़े बड़े पदों पर, और समाज सेवा यहीं से सर शुरू हुई है, डालकन्या से, हमारे क्षेत्र से, ओखलकांडा ब्लॉक से है। ठीक है, एक धारणा बन गई है कि ओखलकांडा बैकवर्ड है, पिछड़ा है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। अब हम यहाँ पर, मैं जिस विद्यालय में काम कर रहा हूँ उस विद्यालय में जो मेरा स्टाफ है, हम दिन में सर रविवार से लेकर प्रत्येक अवकाश को बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारा विद्यालय जीआईसी डालकन्या आज कहीं न कहीं आगे जा रहे हैं, वहाँ के बच्चे हर टेस्ट को क्वालीफाई कर रहे हैं। और हमें ये खुशी होती है कि हाँ, जहाँ मेरा रोजगार है, जहाँ से मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, अपने जीवन यापन कर रहा हूँ, मुझे नौकरी मिली है, तो वहाँ के बच्चे भी आगे निकलेंगे, तो हमारा जो है अंदर से एक अलग भावना पैदा होगी और समाज के लिए और नया कुछ करने की भावना पैदा होगी सर हमारे अंदर। बहुत अच्छा भट्ट जी। मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। ओखल कांटा प्रगति की ओर बढ़ता हुआ ब्लॉक है। मैं आपकी सोच के साथ अपने को सहमत करता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि उत्तराखंड आप जैसे लोगों को अपना आदर्श बनाए। आप सोचिए, एक कोचिंग सेंटर के 2 या 3 बच्चे निकल जाते हैं, वो अखबारों के पहले पन्ने में अपना विज्ञापन देते हैं। करोड़ों रुपए का इस समय का कारोबार चल रहा है कोचिंग सेंटरों का। लेकिन उन सब के बीच में एक मुरली मनोहर भट्ट जी भी है ओखलकांडा डालकनिया में, जो हजारों बच्चों को अब तक निशुल्क पढ़ा चुके हैं। तो हमें कैसे लोग चाहिए अपने समाज में, हमें कैसे लोगों को अपना हीरो बनाना है, ये आज उत्तराखंड को तय करना होगा, उत्तराखंडी को तय करना होगा। मैं भी एक गिलहरी जैसी भूमिका निभा रहा हूं, ऐसे अच्छे लोगों को सामने लाकर, क्योंकि मैं जानता हूं समाज से बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई को सामने लाना बहुत जरूरी है। और मुरली मनोहर भट्ट जी वो अच्छाई के प्रतीक हैं। भट्ट जी बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं ईश्वर चौतरफा आपका कल्याण करे और यूं ही आप उत्तराखंड के युवाओं का मार्गदर्शन करें। जी सर, अगर सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, अपने मित्रों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने आप मेरे तक पहुंच पाए। मैं तो एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं, मैं कभी भी मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि, मेरे पिताजी कहते थे कि मेहनत इतनी करो कि चुपचाप मेहनत करो और समाज को लगे कि आप जब आप इस संसार से जाओ तो आपने कुछ नया किया है, ऐसा लगे। तो आपका जब मुझे लगा कि आज आप मेरे से जुड़े हैं तो मुझे भी अच्छा लगा। तो आप लोग मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भट्ट जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अमूमन अपने लोगों से प्रार्थना करता हूं
अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई मुरली मनोहर हैं जो समाज में गिलहरी जैसा योगदान दे रहे हैं, आप उनका नाम नंबर हम तक भेजिए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं न सिर्फ उत्तराखंड के सामने बल्कि देश दुनिया के सामने ऐसे उत्तराखंडियों को ला पाऊं जो समाज में आज गिलहरी जैसा योगदान दे रहे हैं। यकीन मानिए, ऐसे लोग समाज को आगे बढ़ाते हैं, समाज में एक आशावाद को जन्म देते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड का भविष्य बहुत अच्छा होगा। हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमारी इस पेशकश को देखने के लिए।